नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट में जांच टीम ने बरामद की चौथी कार। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली कार आरोपी डॉक्टर शाहीन के नाम पर है रजिस्टर्ड। वही धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर के भी होने की हुई पुष्टि। कानपुर से भी जुड़ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के तार। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट को साथ ले गई एटीएस। लंबे समय से शाहीन और उसके भाई के संपर्क में था अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आरिफ। देश में बढ़ेगा चीतों का कुनबा। बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से सौंपे जाएंगे 8 चीते। जल्द ही लाए जाएंगे भारत। अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म होने से लोगों को मिली राहत। अमेरिकी संसद से पास फंडिंग बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। ओलंपिक 2028 प्रतियोगिता का कार्यक्रम जारी। 14 जुलाई को उद्घाटन और 30 जुलाई को होगा समापन समारोह। पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ क्रिकेट। सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अल फलाह विश्वविद्यालय से संदिग्ध एक और कार बरामद की गई है। ये कार ब्रेजा है और आरोपी शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस इस कार की तलाश कर रही थी। जांच में सामने आया है कि ये ब्रेजा कार ब्लास्ट के दिन आसपास के इलाकों में रखी गई थी। माना जा रहा है कि ये वाहन ब्लास्ट से जुड़े नेटवर्क की कड़ी हो सकती है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस शाहीन और उसके सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। मामले में कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश्वर पांडे ने कहा कि मोहम्मद आरिफ ने देश भर में आयोजित नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में भाग लिया था और काउंसलिंग के दौरान कानपुर कार्डियोलॉजी को चुना था। तो वो अभी 3 महीने पहले नीट सुपर स्पेशलिटी हम लोग का ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन होती है, जिसमें कि सारे जो एमडी करने के बाद छात्र होते हैं वो एक कंपटीशन होती है, जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ की काउंसलिंग में कानपुर कार्डियोलॉजी ऑप्ट किया और यहाँ 3 महीने पहले ज्वाइन किया। कल रात में उनसे पूछताछ के लिए उनको ले गए हैं। तो अभी पूछताछ वाली स्टेज है। अभी हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है और बाकी जैसे इंक्वायरी पूरी होगी वैसे बताया जाएगा कि क्या है। कानपुर से पहले लखनऊ की रहने वाली शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कल परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने के बाद परवेज को भी खुद के जल्द ही पकड़े जाने की भनक लग गई थी और इसीलिए उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। वहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि परवेज अंसारी ने 16 जुलाई 2021 को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, जिसमें उसने पत्नी और बच्चों की जानकारी नहीं दी थी। 7 नवंबर को मेल पर इस्तीफा दे दिया था। इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार की शाम को चांदनी चौक पर लाल किले के पास धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर खुद मौजूद था। उसने कार में ही खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है। इससे ये भी साफ हो गया है कि आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार खरीदी थी।
वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबुरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही कार चला रहा था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी की कार का इस्तेमाल किया गया है। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। धमाके वाले दिन शाम 6:22 पर ये कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी और करीब 24 मिनट बाद यानी कि शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हो गया। धमाके के अब तक कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से ही देश भर में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपियां जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना है। कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन हुआ है और इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा जेईआई ठिकानों पर छापे मारे। वहीं पुलिस ने शोपियां जिले में जमात इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। दिल्ली में लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद से आतंकी साजिश के तार जुड़ने का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने बाहरी वाहनों की जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम लगातार स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंच रही है। पुलिस ने यहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जब्त की है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है और इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी भी ली गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कल अल कायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में देश के 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में कई संदिग्धों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर पहुंची। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये मामला एनआईए ने जून 2023 में दर्ज किया था। इसमें गैरकानूनी घुसपैठ, आतंकी गतिविधियों और विदेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। जांच में अब तक सामने आया है कि 4 बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के जरिए भारत में गैरकानूनी रूप से प्रवेश किया था। एनआईए के अनुसार ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े हुए थे। ये आरोपी अल कायदा के बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स तक फंड पहुंचाने और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने का काम कर रहे थे। गौरतलब है कि 10 नवंबर 2023 को एनआईए ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अहमदाबाद की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल की थी। एजेंसी अब भी इस नेटवर्क के अन्य संपर्कों, वित्तीय चैनलों और सीमा पार कड़ियों की जांच कर रही है। रुक करते अगली खबर का। कर्नाटक में गन्ना किसानों का सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ते जा रहा है। किसान गन्ने की कीमत 3,500 यानी कि 3500 रुपए प्रति टन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। चीनी मिल प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने आज कर्नाटक के बागलकोट जिले को पूरी तरह बंद कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते शहर का पूरा यातायात ठप हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रदर्शन में किसानों ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों से शामिल होने का आह्वान किया है, जबकि किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को 3 परत सुरक्षा प्रणाली के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है, जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल चुनाव के नतीजे से पहले पार्टी ने सत्ता में वापसी का पूर्ण विश्वास दिखाते हुए जीत निश्चित होने का संकेत दिया है। बिहार में जनादेश से पहले पोस्टर वॉर चर्चा में है। आरजेडी और जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन चुके हैं। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र कर रहे हैं इसकी पूरी पड़ताल, आपको दिखाते हैं। कल बिहार में मतगणना होनी है और उसके ठीक पहले पोस्टर वार काफ़ी चर्चा में है। आरजेडी के बिहार में पटना मुख्यालय में उसके ठीक सामने ये देखिए आरजेडी समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है अलविदा चाचा, जिसमें नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। यानी आरजेडी के समर्थकों का दावा है कि आरजेडी सरकार आ रही। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार की शानदार वापसी होने जा रही है। यानी एनडीए फिर एक बार बिहार की सत्ता में काबिज होने जा रहा है। उसको एनडीए के जो सहयोगी हैं बीजेपी, जेडीयू, हम, जीतनराम मांझी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और चिराग पासवान की लोजपा है, मिलकर एक बड़े बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही हैं। ये तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया, लेकिन बावजूद उसके आरजेडी समर्थकों ने यह नारा लगाया है, पोस्टर लगा हुआ। क्या आप लोगों का कहना है, एग्जिट पोल आप मान रहे हैं सही होने वाला है या फिर उसका उल्टा होने वाला है? ना एग्जिट पोल जो है वो सही है। अरे काम किया है तो भाई ऐसा थोड़े है। जनता सब जान रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब ऐसा बताइए, एग्जिट पोल तो कह रहा है कि फिर से एनडीए वापस आ रहे हो, तो आरजेडी समर्थक क्या कह रहे हैं? बिल्कुल एनडीए वापस आ रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, एनडीए वापस आ रही है। आरजेडी समर्थकों का जोश अभी बना हुआ, जोड़ बना हुआ, उससे क्या हो सकता है? जो सच्चाई है वही तो होगा। अभी एनडीए का अभी माहौल देखिए ऐसा, अभी जो भी बोल चाहती है कि फिर से जंगल राज कभी भी वापस आए, कभी भी नहीं। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने लगे पोस्टर के बाद अब हम पहुंचे हैं जेडीयू दफ्तर, और आप ये देखिए हमारे ठीक पीछे जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है और उसके ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है, टाइगर अभी जिंदा है। देखिए दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार की तस्वीर है, एक समर्थक हैं पूर्व मंत्री, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तो हम पोस्टर वार देख रहे हैं पटना की सड़कों पर, जो पटना में जो मुख्यालय है आरजेडी का या फिर जेडीयू का, समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं। कल मतगणना होनी है, नतीजे आने हैं, बिहार का जनादेश आना है। तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की शानदार वापसी होने जा रही है। इस बीच ये पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पटना। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा चुनाव पर कहा कि सीएम नीतीश सरकार के खिलाफ एक भी आवाज सुनाई नहीं दी गई। उन्होंने एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई है। पहला चुनाव हम लोगों ने भी देखा है और महसूस किया है, जिसमें एक कोने से एक आवाज भी सरकार या नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ी है। ये एकदम वाहिद माने अकेला चुनाव है जिसमें सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक आवाज़ नहीं सुनाई दी है। तो इसलिए अगर नतीजे उस अनुरूप
यानी आपके जो पोल प्रेडिक्शंस हैं या जो आप एग्जिट पोल कहते हैं उससे अच्छे भी आए तब भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। रोहतास के तकिया बाजार समिति सासाराम स्थित मतगणना केंद्र पर ईवीएम से बक्सों से भरे एक ट्रक को लेकर फैले अफवाह का जिलाधिकारी ने खंडन किया है। रोहतास के डीएम ने कहा कि जांच में पाया गया कि ट्रक में खाली बक्से थे, उसमें कोई ईवीएम नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है। समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है। भारत की जनजातीय संस्कृति अपनी परंपराओं, लोक कथाओं और वीरता की कहानियों के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस गौरवशाली विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। आज़ादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के योगदान को सामने लाने के लिए देश भर में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 संग्रहालय रांची, छिंदवाड़ा, जबलपुर और रायपुर में उद्घाटित हो चुके हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय छत्तीसगढ़ के जनजातीय संघर्ष की कहानी को थीम पर आधारित गैलरियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी में हल्बा, सरगुजा, भूमकल और अन्य प्रमुख जनजातीय क्रांतियों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भूमकल क्रांति के नायक गुंडाधुर और लाल कलिंद्रा सिंह की वीरता को भी विस्तार से दिखाया गया है। संग्रहालय में शहीद वीर नारायण सिंह और 1857 के संग्राम की गाथा भी प्रदर्शित की गई है। हर वर्ष आयोजित होने वाला आदि महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन और पारंपरिक कला का उत्सव बन चुका है। इसी तरह ट्राइबल क्राफ्ट मेला, नृत्य उत्सव और चित्रकला कार्यशालाएं भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन पहलों के माध्यम से सरकार न केवल जनजातीय गौरव को पुनर्जीवित कर रही है बल्कि युवा पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। पटना जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने विजय जुलूस और किसी भी राजनीतिक बैठक, जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती एन कॉलेज में होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में आज एनडीआरएफ द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सीबीआरएन प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सीबीआरएन प्रतियोगिता एसडीआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसका आयोजन एनडीआरएफ द्वारा किया गया। ये प्रतियोगिता एसडीआरएफ की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने, विशेष रूप से केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से निपटने में उनकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें 4 जोन के 18 एसडीआरएफ टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें तमिलनाडु प्रथम, उत्तराखंड दूसरे और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सीबीआरएन खतरों से निपटने के लिए बलों को हर तरह की मदद देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कि भाग लेने वाली सभी 17 टीमों के लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने प्रशिक्षण का भी आयोजन हुआ है। इसमें दूसरे चरण में 17 टीमों के लिए क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 8 टीमें अंतिम चरण की प्रतियोगिता के लिए योग्य हुई। उसके उपरांत अंतिम चरण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाली तीनों टीमों क्रमबद्ध तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का चयन हुआ है। हृदय से मैं इन तीनों टीमों को बधाई देता हूं।
इस मौके पर एनडीआरएफ के डीजी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से आपदा प्रबंधन की बारीकियां सीखने में सहयोग मिलेगा। कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये है इसमें से 90% जो मैनमेड है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। तो ये अभी तक हमारी अच्छी बात है कि नहीं हुए हैं, बट कल को ना हो इसकी कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो CBRN प्रतियोगिता उसी क्रम में एनडीआरएफ की एक पहल थी। इसको हम लोगों ने सबसे पहले जितनी भी SDRF हैं उन लोगों को हम लोगों ने 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोवाइड की और फिर उनको ये प्रतियोगिता के रूप में वो देखा कि कितनी ट्रेनिंग उनको मिली है। पर्पज़ ये था कि हम लोग इसको हैंडल करने के लिए, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात मजबूत बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में भारत ने 111 देशों को वस्त्र निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इन देशों से कुल 8,489.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 7,718.55 मिलियन डॉलर थी। इससे 770.3 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त आय हुई है। इस बढ़ोतरी में रेडीमेड गारमेंट्स और जूट उत्पादों का प्रमुख योगदान रहा। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक मंदी और टैरिफ बाधाओं के बावजूद भारतीय वस्त्र उद्योग लचीला और प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। भारत अब बड़े बाजारों के साथ साथ 111 देशों तक पहुंच बनाकर विविधता और स्थिरता हासिल कर रहा है। ये प्रदर्शन न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, बल्कि लाखों कारीगरों और श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। भारत वैश्विक वस्त्र बाजार में एक भरोसेमंद नाम बनता जा रहा है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका में 43 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। व्हाइट हाउस की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन कर दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने फंडिंग बिल को 222-209 के मतों से मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिकी सरकार औपचारिक रूप से दोबारा खुल जाएगी। इसके बाद अधिकांश संघीय सेवाएं फिर से चालू हो जाएंगी। इससे लाखों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलेगा और कई जरूरी सेवाओं में आई बाधा भी दूर होगी। हालांकि शटडाउन से हवाई यात्रा, फूड एड और अन्य कई सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है और इससे जुड़े विवाद पूरी तरह खत्म भी अभी नहीं हुए हैं। इस बिल में सरकार को 30 जनवरी 2026 तक फंडिंग देने का प्रावधान है। हालांकि हेल्थ केयर सब्सिडी और दूसरे बड़े मुद्दों पर पार्टियों के बीच सहमति अभी भी पूर्ण नहीं है, लेकिन ये समझौता शटडाउन खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्राजील में स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को COP30 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन स्थल पर जबरन प्रवेश किया था और सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई थी। अरापियोन, मैतापू और टोपिनाम्बा समुदायों के 4 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की वार्ताओं से बाहर रखा गया था, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज किया। इनका उद्देश्य वन संरक्षण की मांग को उठाना था। बुधवार को प्रतिनिधियों ने फिर से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों पर चर्चा शुरू की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में 2 सुरक्षा कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं और कार्यक्रम स्थल को मामूली क्षति हुई है। पेरू के अरेक्विपा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बस के एक पिकअप ट्रक से टकराने के बाद खाई में गिर जाने से दुर्घटना हुई। कुल 26 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों में 8 महीने के बच्चे समेत 2 अन्य बच्चे भी शामिल हैं। वहीं ओकोना के मेयर के मुताबिक खाई से 36 शव बरामद किए गए और एक अन्य व्यक्ति की मौत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में हो गई। मौके से मिली तस्वीरों में बस खाई में पलटी हुई दिखाई दे रही है और चारों तरफ मलबा और सामान बिखरा हुआ है। आपको बता दें कि पेरू के पर्वतीय क्षेत्रों में खराब सड़कों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में कई हादसे हो चुके हैं। खेल की खबरों का रुख करते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 की आयोजन समिति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें लॉस एंजलिस क्षेत्र के प्रत्येक पदक स्पर्धा का आयोजन कब और कहां होगा, इसका विवरण दिया गया है। 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे बड़ा होगा, जिसमें लॉस एंजलिस और
ओक्लाहोमा सिटी के 18 क्षेत्रों में 49 स्थानों पर 36 खेल और 51 विधाएं शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा, वहीं समापन समारोह 30 जुलाई 2028 को होगा। क्रिकेट भी अब ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जिसका महिला फाइनल 20 जुलाई और पुरुष फाइनल 29 जुलाई को होगा। टिकटों का पंजीकरण अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगा। और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच एजेंसी जांच कर रही है और भी कड़ियां जुड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज जांच के घेरे में है। और इसी खबर पर और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला के पास आपको लिए चलते हैं। मुकेश संध्या, जी, क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रहा है? हम सुबह बात भी कर रहे थे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वहां पर लगातार जांच हो रही है, लगातार संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय है। ऐसे में अब क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से देखिए तमाम जांच एजेंसियां वहां पर जो है पूछताछ कर रही हैं, और अभी जो एक नया अपडेट आया है, NAAC ने वहां पर कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया है और ये पूछा है कि उनकी मान्यता का वो ब्यौरा दें। जो मान्यताएं उनको मिली थी वो मान्यताएं खत्म हो चुकी हैं। 2013 से 2018 तक उनके पास अल फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फतेहपुर की मान्यता थी, वो खत्म हो गई है। टीचर एजुकेशन विभाग की जो मान्यता थी वो 27 मार्च 2011 से 26 मार्च 2016 तक थी, वो उसकी भी मान्यता खत्म हो गई है। यानी ऐसे में उन्होंने जो ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दे रखा है और अभिभावकों और छात्रों को जिस तरह से गुमराह कर रखा है, क्यों ना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये NAAC ने उनसे बोला है और उनसे इसका जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। यानी ये बताता है कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में भी घालमाल चल रहा था, बच्चों को गुमराह करके यहाँ उनसे एडमिशन लिया जा रहा था और उनसे वो पढ़ाया जा रहा था। और उमर और मुजम्मिल का जैसे यहाँ से कनेक्शन आता है, शाहिदा का यहाँ कनेक्शन आता है, तो इन बच्चों को क्या यहाँ पर इस नेक्सस में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी या और भी कोई लोग यहाँ पर शामिल है? अभी कुछ देर पहले संध्या हमने देखा NIA की टीम मेरे ठीक पीछे आई हुई थी और उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन किया और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की टीम ने पूरे सड़क पे एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन किया, क्योंकि जिस तरह की वीडियो उमर की निकल करके आ रही है कि वो पास की मस्जिद में गया, पार्किंग में था, तो क्या वो ऐसा कुछ और यहाँ पर कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु तो नहीं ड्रॉप करके चला गया कि अपने किसी एजेंट के लिए छोड़ गया हो या आगे उसको किसी और वारदात में इस्तेमाल किया जाना हो? ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही है। इस कारण बताओ नोटिस का उनको जवाब देना है। मेरे को लगता नहीं है उनके पास ऐसा कोई जवाब होगा, और अगर ये जवाब ठीक नहीं हुआ तो इनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। यानी दोनों मान्यताएं उनकी पहले ही जो है वो समाप्त हो चुकी हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी कह रही है। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन उसके भी कोई सबूत अभी तक नहीं है उनके पास। अब ये NAAC को जब देंगे उसमें इस जवाब में पता निकल करके आएगा कि क्या ये अवैध तरीके से यूनिवर्सिटी वहां पर चलाई जा रही थी और इस तरह के जो टेरर एंगल थे वहां पर उनको पनाह दी जा रही थी। यहां से ही बड़ी वारदात की साजिश जो है वो बीते कई वर्षों से, जैसा कि उमर 3 साल से इसी यूनिवर्सिटी में था और उसके बाद जो उसके सहयोगी थे शाहीन शाहिदा वगैरह, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं, तो इनके एंगल को भी यहाँ खंगाला जा रहा है। मुकेश, क्या NAAC की तरफ से कोई समय अवधि निश्चित की गई है? कितने समय में ये कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा? बिल्कुल, इसमें मैक्सिमम डेज जो होते हैं 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना होता है, लेकिन आप उसमें अगर एक और रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो उसमें टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसमें जल्द से जल्द इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉमन शोकॉज नोटिस नहीं है, ये बड़ा शोकॉज नोटिस है, क्योंकि आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो है
वो एक ऐसे सिंडिकेट में आ रहा है जहां से बड़े आतंकवादी कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर कोई टेरर फंड यहां से चलाया जा रहा था, टेरर एजेंसी यहां से चलाई जा रही थी, तो ऐसे में ये यूनिवर्सिटी जो है वो बुरी तरह से टारगेट पर है तमाम एजेंसियों के। और इसके तार देखिए तमाम, चाहे गुजरात पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इस तमाम ये एजेंसियां वहां पर डेरा डाले बैठी हैं। एनआईए भी जांच कर रही है और दोनों मुजम्मिल के और उमर के कमरों की जांच की गई है, जिन कमरों में वो रहते थे। एक डायरी भी उन्हें वहां पर मिली है जिसमें 8 से 12 तारीख के बीच का एक कनेक्शन, 8 से 12 नवंबर का जो जिक्र है वो उन्होंने बताया। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं कश्मीर के और लोकल जो यहाँ पर उनके स्लीपिंग सेल्स हैं उनसे, और साथ ही साथ कई दस्तावेज भी मिले हैं, कई इक्विपमेंट वहां पर मिले हैं, फोन मिला है। तो ऐसे में लैपटॉप वगैरह की भी जांच की जा रही है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये कहीं ना कहीं इस समय संदिग्ध के घेरे में है और ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या यहाँ पर और भी छात्र थे जो इनके कनेक्शन में थे या इनके साथ काम कर रहे थे, वो कहाँ छुपे हैं। और गाड़ियां जिस तरह से संध्या बरामद हो रही हैं, क्या और भी कोई गाड़ी जो थी वो यूनिवर्सिटी में है या किसी इनके सहयोगी के पास है जिसको ये वारदात में आगे इस्तेमाल करने वाले थे। मुकेश, क्या प्रबंधन की तरफ से प्रबंधक को या यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधन जो मैनेजमेंट है उनमें से किसी लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ की तरफ से एजेंसी ने? बिल्कुल संध्या, कल उनसे पूछताछ की गई थी, अभी हिरासत में उन्हें नहीं लिया गया है, लेकिन कल उनके जो तमाम स्टूडेंट्स थे 52 स्टूडेंट से कल पूछताछ की गई थी। आज भी कुछ और स्टूडेंट से बात की गई है। साथ ही साथ इनके जो प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं, ना केवल उसके अध्यक्ष, बाकी और टीम मेंबर से भी बात की गई है और उनसे पूछताछ की गई है। इसके बाद अगर उनको किसी पे शक होगा तो उसे डिटेन करेंगे और उसे आगे उससे पूछताछ करेंगे। जैसे शाहीन शाहिदा को यहां से लेकर के गए, डिटेन करके जब उन्होंने आदिल के कनेक्शन पे उसको उठाया था और उसके बाद जब उससे उनको सही जवाब नहीं मिला तो उसकी अरेस्टिंग डाली और उसकी शिनाख्त में ही मुजम्मिल और उसका नाम उमर का नाम सामने आया और फिर आगे आरिफ की अभी जो लखनऊ में गिरफ्तारी हुई है, सक्रियता और तत्परता के साथ लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई है, तो निश्चित तौर पर आतंक के जो ये आका है उस तक पहुंचा जाएगा और नस्त नाबूद करने के लिए भी लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।